दोस्तों, मैं मासूम सुमन स्टडी पॉइंट 4088 पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के पार्ट 2 को। पार्ट 2 का पहला सवाल है, बलबन के समय एकमात्र विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर तुगरिल बेग होगा। अब देखेंगे दूसरे सवाल को। आपके सामने दूसरा सवाल है, लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण किस शासक ने किया था? इसका आंसर बलबन होगा। दोस्तों, लौह एवं रक्त नीति को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बलबन के समय में राज्य में ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ठीक है, अब देखेंगे तीसरे सवाल को। आपके सामने तीसरा सवाल है, दिल्ली के आसपास मेवाती डाकुओं का दमन किसने किया था? इसका आंसर बलबन होगा। अब देखेंगे चौथे सवाल को। आपके सामने चौथा सवाल है, दीवान-ए-विज़ारत की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बलबन होगा। दोस्तों, दीवान-ए-विज़ारत राजस्व विभाग से संबंधित था। अब देखेंगे पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल है, दीवान-ए-अर्ज़ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बलबन होगा। दोस्तों, दीवान-ए-अर्ज़ सैन्य विभाग से संबंधित था। अब देखेंगे छठे सवाल को। आपके सामने छठा सवाल है, बलबनी अथवा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर शमसुद्दीन कैमर्स होगा। अब देखेंगे सातवें सवाल को। आपके सामने सातवां सवाल है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी होगा। अब देखेंगे आठवें सवाल को। आपके सामने आठवां सवाल है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर किलोखरी होगा। अब देखेंगे नौवें सवाल को। आपके सामने नौवां सवाल है, ख़ज़ाए-नूल फतूह किसकी रचना है? इसका आंसर अमीर खुसरो होगा। दोस्तों, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखेंगे 10वें सवाल को। आपके सामने 10वां सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? इसका आंसर अली एवं गुरसाप होगा। अब देखेंगे 11वें सवाल को। 11वां सवाल है, अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका आंसर सीरी होगा। दोस्तों, सीरी दिल्ली के आसपास का ही एक इलाका है। अब देखेंगे 12वें सवाल को। 12वां सवाल है, मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने कौन सी नीति अपनाई? इसका आंसर लौह एवं तलवार नीति होगा। अब देखेंगे 13वें सवाल को। 13वां सवाल है, अपनी आरंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर अलाउद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? इसका आंसर सिकंदर द्वितीय होगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को भी ऐसा लगने लगा था कि मैं भी दुनिया जीत सकता हूँ, इसलिए उसने अपनी उपाधि द्वितीय सिकंदर की रखी। अब देखेंगे 14वें सवाल को। किस सल्तनत कालीन शासक ने सर्वप्रथम सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 15वें सवाल को। 15वां सवाल है, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किस सल्तनत कालीन शासक ने किया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 16वें सवाल को। 16वां सवाल है, घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसने चलाई थी? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 17वें सवाल को। आपके सामने 17वां सवाल है, अलाउद्दीन के शासन काल की प्रमुख व्यवस्था थी? इसका आंसर बाज़ार व्यवस्था होगा। दोस्तों, अलाउद्दीन के पहले किसी भी शासक ने बाज़ार व्यवस्था पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। अब देखेंगे 18वें सवाल। आपके सामने 18वां सवाल है, भूमि की वास्तविक उपज के आधार पर लगान निर्धारित करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 19वें सवाल को। 19वां सवाल है,
किस शासक ने सर्वप्रथम मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 20वें सवाल को। 20वां सवाल है, दक्षिण विजय करने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक कौन था? दोस्तों, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा और दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी की मदद मलिक काफूर नामक हिजरा कर रहा था। अब देखेंगे 21वें सवाल को। आपके सामने 21वां सवाल है, मलिक काफूर कौन था? इसका आंसर एक हिजरा होगा। मलिक काफूर एक हिजरा था। अब देखेंगे 22वें सवाल को। आपके सामने 22वां सवाल है, राज्य के दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दोस्तों, राज्य के दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा धरती पर ईश्वर की साया होता है। अब देखेंगे 23वें सवाल को। आपके सामने 23वां सवाल है, हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा एवं जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे दोस्तों एक और बात कि हजार खंभा महल, अलाई दरवाज़ा एवं जमैयत खाना मस्जिद ये सभी के सभी दिल्ली में ही अवस्थित है। अब देखेंगे 24वें सवाल को। आपके सामने 24वां सवाल है, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दोस्तों, हौज खास का मतलब झील से हम समझ सकते हैं। हौज खास का मतलब झील होता है। अब देखेंगे 25वें सवाल को। 25वां सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी की नई सोच क्या थी? इसका आंसर राशनिंग व्यवस्था होगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बिल्कुल नई सोच थी राशनिंग व्यवस्था की, क्योंकि अलाउद्दीन से पहले किसी ने राशनिंग व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया था। अब देखेंगे 26वें सवाल को। 26वां सवाल है, अमीर खुसरो और हसन देहलवी किसके दरबारी थे? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब देखेंगे 27वें सवाल को। 27वां सवाल है, किसने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की संज्ञा दी थी? इसका आंसर अमीर खुसरो होगा। अब देखेंगे 28वें सवाल को। आपके सामने 28वां सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका आंसर बरीद ए मुमालिक होगा। अब देखेंगे 29वें सवाल को। 29वां सवाल है, अलाउद्दीन के समय सूचनादाताओं को क्या कहा जाता था? इसका आंसर बरीद होगा। अब देखेंगे 30वें सवाल को। आपके सामने 30वां सवाल है, सहना ए मंडी नामक बाज़ार की व्यवस्था किसने की थी? इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दोस्तों, अब देखेंगे 31वें सवाल को। आपके सामने 31वां सवाल है, तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही किसकी रचना है? इसका आंसर ज़ियाउद्दीन बरनी होगा। अब देखेंगे 32वें सवाल को। 32वां सवाल है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? इसका आंसर मुबारक शाह खिलजी होगा। दोस्तों, मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला ही सुल्तान था। अब देखेंगे 33वें सवाल को। आपके सामने 33वां सवाल है, कौन सा सुल्तान नग्न होकर दरबार में दौरा करता था? इसका आंसर मुबारक शाह खिलजी होगा। अब देखेंगे 34वें सवाल को। आपके सामने 34वां सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। अब देखेंगे 35वें सवाल को। दोस्तों, आपके सामने 35वां सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया? इसका आंसर 29 बार होगा। अब देखेंगे 36वें सवाल को। 36वां सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर मलिक उल गाजी होगा। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक मंगोलों के आक्रमण को विफल करने के उपलक्ष्य में ही
मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। अब देखेंगे 37वें सवाल को। आपके सामने 37वां सवाल है, गाजी का अर्थ है। दोस्तों, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, और काफिर कहते हैं गैर मुसलमानों को। अब देखेंगे 38वें सवाल को। 38वां सवाल है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सल्तनतकालीन सुल्तान कौन था? इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के पहले किसी भी शासक ने नहर का निर्माण नहीं कराया था। अब देखेंगे 39वें सवाल को। 39वां सवाल है, निजामुद्दीन औलिया का किस सुल्तान से बनती नहीं थी? इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। अब देखेंगे 40वें सवाल को। 40वां सवाल है, किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त? इसका आंसर निजामुद्दीन औलिया होगा। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्त। अब देखेंगे 41वें सवाल को। 41वां सवाल है, तुगलकाबाद नामक शहर किसने बसाया था? इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। दोस्तों, तुगलकाबाद दिल्ली में अवस्थित एक स्थान है। अब देखेंगे 42वें सवाल को। 42वां सवाल है, 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर गयासुद्दीन तुगलक होगा। दोस्तों, 56 कोट नामक दुर्ग दिल्ली में ही अवस्थित है। अब देखेंगे 43वें सवाल को। 43वां सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? इसका आंसर जूना खां होगा। दोस्तों, ये वही जूना खां है जिसे आजकल हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से याद करते हैं। अब देखेंगे 44वें सवाल को। 44वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर उलूग खां होगा। अब देखेंगे 45वें सवाल को। 45वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कौन था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक विवादों का पुलिंदा था। अब देखेंगे 46वें सवाल को। 46वां सवाल है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक कौन था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 47वें सवाल को। 47वां सवाल है, किस सल्तनतकालीन शासक को सनकी, पागल, रक्त पिपासु एवं स्वप्नशील उपनामों से संबोधित किया गया है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 48वें सवाल को। 48वां सवाल है, अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दोस्तों, अमीर एक कोही नामक विभाग कृषि से संबंधित था। अब देखेंगे 49वें सवाल को। 49वां सवाल है, फतवा जहांदारी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर जियाउद्दीन बर्नी होगा। अब देखेंगे 50वें सवाल को। 50वां सवाल है, किताबुल रहेला नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर इब्न बतूता होगा। दोस्तों, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और मोरक्को अफ्रीका महादेश का एक देश है। अब देखेंगे 51वें सवाल को। आपके सामने 51वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे कौन सा पद प्रदान किया था? इसका आंसर काजी होगा। दोस्तों, काजी का मतलब हिंदी में न्यायाधीश होता है। अब देखेंगे 52वें सवाल को। 52वां सवाल है, किस तुगलक शासक को मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा जाता है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 53वें सवाल को। 53वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? इसका आंसर दौलताबाद होगा। दोस्तों, दौलताबाद महाराष्ट्र का एक स्थान है। अब देखेंगे 54वें सवाल को। 54वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा कब जारी किया था? इसका आंसर 1329 30 ईस्वी होगा।
दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा तांबा या पीतल की बनी होती थी। अब देखेंगे 55वें सवाल को। 55वां सवाल है, राजमुंदरी के एक अभिलेख में किसे दुनिया का खान कहा गया है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 56वें सवाल को। 56वां सवाल है, किस सल्तनत कालीन शासक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुआ? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 57वें सवाल को। 57वां सवाल है, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दोस्तों, ये वही विजयनगर है जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने किया था। अब देखेंगे 58वें सवाल को। 58वां सवाल है, बहमनी राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अब देखेंगे 59वें सवाल को। 59वां सवाल है, आदिलाबाद का किला किसने बनवाया था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। दोस्तों, आदिलाबाद आजकल तेलंगाना में अवस्थित है। अब देखेंगे 60वें सवाल को। 60वां सवाल है, जहां पनाह नामक नगर किसने बसाया था? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 61वें सवाल को। 61वां सवाल है, किस सल्तनत कालीन शासक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। अब देखेंगे 62वें सवाल को। 62वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा था उसे लोगों से तथा लोगों को उससे मुक्ति मिली? इसका आंसर जियाउद्दीन बर्नी होगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक लोगों से परेशान था और लोग मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान थे, इसलिए जियाउद्दीन बर्नी ने ऐसा कहा था। अब देखेंगे 63वें सवाल को। 63वां सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। अब देखेंगे 64वें सवाल को। 64वां सवाल है, किस तुगलक शासक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। अब देखेंगे 65वें सवाल को। 65वां सवाल है, सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक राज्य के अच्छे कार्यों में चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेता था, इसलिए उसे सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। अब देखेंगे 66वें सवाल को। 66वां सवाल है, फिरोज शाह की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका आंसर फतुहात ए फिरोज शाही होगा। अब देखेंगे 67वें सवाल को। 67वां सवाल है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक से पहले किसी भी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। अब देखेंगे 68वें सवाल को। 68वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने कितनी बड़े नहरों का निर्माण कराया था? इसका आंसर 5 होगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। इसी तरह उसने अनेक छोटे छोटे नहरों का भी निर्माण करवाया था। अतः अगर फिरोज शाह तुगलक को नहरों का निर्माता कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे 69वें सवाल को। 69वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर दीवान ए बंदगान होगा। अब देखेंगे 70वें सवाल को। 70वां सवाल है, सरकारी खर्च पर हज यात्रा का प्रबंध करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, सरकारी खर्च पर फिरोज शाह तुगलक से पहले किसी अन्य शासक ने हज यात्रा का प्रबंध नहीं करवाया था। अब देखेंगे 71वें सवाल को। 71वां सवाल है,
किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक दीवान खैरात की स्थापना किया था। दीवान खैरात का मुख्य उद्देश्य दान, गरीब लोगों को दान देना था। अब देखेंगे 72वें सवाल को। 72वां सवाल है, किस तुगलक शासक के समय दासों की संख्या सर्वाधिक थी? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 से अधिक दास थे। अब देखेंगे 73वें सवाल को। 73वां सवाल है, तारीख फिरोज शाही किसकी रचना है? इसका आंसर जियाउद्दीन बर्नी होगा। अब देखेंगे 74वें सवाल को। 74वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बसाया था? इसका आंसर 300 होगा। अब देखेंगे 75वें सवाल को। 75वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक को कौन सा शहर सर्वाधिक पसंद था? इसका आंसर फिरोज़ाबाद होगा। दोस्तों, फिरोज़ाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने बड़े ही शौक से कराया था। अब देखेंगे 76वें सवाल को। 76वां सवाल है, दारुल सफ़ा नामक विभाग का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, दारुल सफ़ा नामक विभाग स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। अब देखेंगे 77वें सवाल को। 77वां सवाल है, कोटला फिरोज शाह नामक दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। दोस्तों, कोटला फिरोज शाह नामक दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कराया था। अब देखेंगे 78वें सवाल को। 78वां सवाल है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक होगा। अब देखेंगे 79वें सवाल को। 79वां सवाल है, भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? इसका आंसर 1398 ईस्वी होगा। दोस्तों, तैमूर को लंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एक पैर से लंगड़ा था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? इसका आंसर तुगलक वंश होगा। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासन कर रहा था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर सैयद वंश होगा। दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मुबारकाबाद नामक शहर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर मुबारक शाह होगा। दोस्तों, मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सैयद वंश के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर लोदी वंश होगा। दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? इसका आंसर बहलोल लोदी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोदी होगा। दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सिकंदर शाह लोदी होगा। दोस्तों, सिकंदर शाह लोदी ने आगरा नगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने कराया था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोदी होगा। दोस्तों, गज ए सिकंदरी भूमि मापन के लिए एक मापक जैसा था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिकंदरी गज कितने इंच का होता था? इसका आंसर 30 इंच होगा। दोस्तों, सिकंदरी गज
30 इंच का होता था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा लोधी शासक गुलरुखी उपनाम से कविता लिखा करता था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, लज्जत ए सिकंदरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। दोस्तों, लज्जत ए सिकंदरी संगीत से संबंधित एक ग्रंथ था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आगरा को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस लोधी शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। लेकिन दोस्तों, सिकंदर शाह लोधी से पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया था, और वह भी हिंदुओं पर। अतः हिंदुओं पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस लोधी शासक ने मुसलमानों के ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस लोधी शासक ने स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मज़ार पर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था? इसका आंसर सिकंदर शाह लोधी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर इब्राहिम लोदी एवं मोहम्मद बाबर होगा। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं मोहम्मद बाबर के बीच हुआ था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका आंसर मोहम्मद बाबर होगा। दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर इब्राहिम लोदी होगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर इब्राहिम लोदी होगा। दोस्तों, इब्राहिम लोदी के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में सल्तनत काल के अंत के साथ ही किस काल का आरंभ हुआ? इसका आंसर मुग़ल काल होगा। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अब लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिएगा मासूम सुमन स्टडी पॉइंट 4088 पर। धन्यवाद।